नमस्कार मित्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं पर्यावरण से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया था, तो ये कब किया था? डेट पूछ रहा है, तो ये 17 सितंबर 1985 को किया गया था। ठीक है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, अगला है, राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में शुरू किया था, तो राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में गंगा कार्य योजना GAP गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत करी थी 1985 ईस्वी में। ठीक है, इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में विश्व की सबसे बड़ी वन्यजीव परियोजना प्रारंभ की गई, उसका नाम है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1973। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1973। अगला है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया गया, तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया गया था 2010 को। ठीक है, 2010 को प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जोड़ा गया, प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जोड़ा गया था पर्यावरण को विकास के साथ, पर्यावरण को विकास के साथ इस विषय को जोड़ा गया था। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना में एक भौमिकीय प्रक्रिया होती है, एक भौमिकीय प्रक्रिया अपक्षय होता है, अपक्षय। ठीक है, जो पौधे सूर्य के प्रकाश से सबसे अच्छी तरह विकसित होते हैं उन पौधों को कहते हैं हेलियोफाइट्स, हेलियोफाइट्स। ठीक है, प्रकाश की कम तीव्रता में सबसे अच्छे उगते हैं, तो प्रकाश की कम तीव्रता में सबसे अच्छे से उग पाते हैं सियोफाइट्स। ठीक है, वे जंतु जिनका रुधिर गर्म होता है और वे अपने शरीर का तापमान किसी भी वातावरणीय परिस्थिति में स्थिर बनाए रखते हैं, उनको कहते हैं होमियोथर्मिक या एंडोथर्मिक। ठीक है, ये होते हैं पक्षी व स्तनधारी, जिनका रुधिर गर्म होता है, जिनका खून गर्म होता है और वो अपने शरीर का तापमान किसी भी वातावरणीय परिस्थिति में स्थिर यानी कि सामान्य बनाए रख सकते हैं, वो होते हैं होमियोथर्मिक या एंडोथर्मिक कहते हैं इनको। ये इसमें आते हैं पक्षी व स्तनधारी। अगला है, वायुमंडल का ठंडा होना या गर्म होना प्रत्यक्षतः सूर्यताप के कारण न होकर निर्भर होता है, तो ये सूर्यताप पर नहीं भौमिक विकिरण पर निर्भर होता है। ठीक है, मानव पर्यावरण संबंध अगला टॉपिक है, मानव पर्यावरण संबंध। इसमें मानव के पर्यावरण का संबंध, क्या संबंध है? मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया, सामूहिक जीवन की शुरुआत पशुपालन, मानव ने पशुपालना शुरू किया, तो एक जगह रहना शुरू किया और इस तरीके से एक साथ रहना शुरू किया। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है झूम कृषि। ठीक है, सबसे पहले खेती कैसे की जाती थी? झूम कृषि होती थी कि एक जगह का जंगल ख़त्म किया, काटा पेड़ पौधों को, वहाँ पे फसल उगाई, फिर दूसरी जगह पे चले गए, वहाँ का सफाई की, वहाँ की, इस टाइप से ये झूम कृषि कहलाती थी। अगला है, विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि प्रचलित है। अभी भी कहाँ पे होती है झूम कृषि? दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान एवं आर्द्रता होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं 60% आर्द्रता। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 60% आर्द्रता मनुष्य के सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान एवं आर्द्रता। ठीक है, इसमें मनुष्य सबसे ज़्यादा काम कर सकता है किसमें? अगर आपको 25 डिग्री तापमान है और 60% आर्द्रता है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई थी। सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ? तो ये हुआ कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में। ठीक है, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा प्रदान की गई थी, तो मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा फ्रेडरिक रेटजल को प्रदान की गई थी। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से। ठीक है, मेघ बीजन में यौगिकों का प्रयोग किया जाता है, तो मेघ बीजन में यौगिकों का प्रयोग ठोस CO2 एवं आयोडीन के यौगिक के रूप में किया जाता है। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी एवं परितंत्र की। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, तो
इकोलॉजी का सर्वोत्तम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था। ठीक है। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई है, तो पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा अर्नेस्ट हैकल को प्रदान की गई है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन किया जाता है, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन किया जाता है वातावरण एवं जीव समुदाय का। ठीक है। रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है, तो रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है प्रकाश पे। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जैविक की क्रिया है। ठीक है। विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रकाश की। ठीक है। अल्पदीप्तिकाली पौधे, अल्पदीप्तिकाली पौधे हैं तंबाकू एवं सोयाबीन। ठीक है। छायाप्रिय पौधों को कहते हैं हेलियोफोबस, जिनको छाया प्रिय होती है, जो छाया में ही बढ़ते हैं। एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ताप है वो एंजाइम की काम करने के लिए सर्वोत्तम ताप है। एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है, एंजाइम का विकृत हो जाता है जब टेम्परेचर 60 से 70 डिग्री पहुंच जाता है। ठीक है। 60 से 70 डिग्री तापमान पे एंजाइम विकृत हो जाता है। अल्पाइन वृक्ष भारत में मिलते हैं 3600 से 4000 मीटर ऊंचाई पर अल्पाइन वृक्ष मिलते हैं। ठीक है। स्थायी बर्फ लाइन की भारत में ऊंचाई है, स्थायी बर्फ लाइन की भारत में ऊंचाई 4000 मीटर है, 4000 मीटर। ठीक। अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना कहलाता है बसंतीकरण। मरुद्भिद पौधों में प्रायः पत्तियां बदल जाती हैं, तो मरुद्भिद पौधों में प्रायः पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। जो मरुस्थल में पौधे होते हैं रेगिस्तान में, उनमें वो कटीले होते हैं, तो पत्तियां होती हैं जो कांटों में बदल जाती हैं। आर्द्रता को मापा जाता है सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में, सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में। ठीक है। वनस्पतियों के सड़ने से गैस निकलती है, तो वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है। वायुमंडल में ऑर्गन गैस की मात्रा 0.93%, 0.93% है। पौधों की सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ है ह्यूमस। ठीक है। भारत में अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है मालवा का पठार क्षेत्र, जो चंबल घाटी का क्षेत्र है। ठीक है। मालवा का पठार जो कि चंबल घाटी वाला क्षेत्र है, ये अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान स्थित है, तो ये चीन में स्थित है। वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा कहलाती है वातोड़ मृदा, जो कि वायु में उड़ के दूसरी जगह पहुंच जाती है। मृदा के संस्तर को कहते हैं संस्तर बी। ठीक है। जो अर्धो मृदा होती है वो संस्तर बी में आती है। मृदा में औसतन कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है 5.0%। अगला है प्राकृतिक आकिसन है इंडोल एसिटिक एसिड। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक है, तो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है मैग्नीशियम। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक है, तो वाष्पोत्सर्जन बिना पोटेशियम के नहीं हो सकता। ठीक है। तो पोटेशियम आवश्यक है। वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं वो केशिका जल कहलाता है। जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है मटियार मृदा में, जो मटियार मृदा होती है सबसे ज़्यादा पानी को सोखने की क्षमता उसमें होती है। जलाक्रांत मृदा में वनस्पतियाँ मिलती हैं, तो जो जलाक्रांत मृदा है उसमें मैंग्रोव प्रजाति वनस्पतियाँ मिलती हैं। पौधों की वृद्धि तथा मृदा के से पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक पीएच मान पर होता है, तो पीएच 6.0 से 7.0 पर मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा पौधों की वृद्धि भी होती है इस पीएच मान पे। सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाली मृदा, तो सबसे ज़्यादा उर्वरक मृदा मटियार क्ले होती है। ठीक है। सर्वाधिक उर्वर मृदा एवं मिट्टी है, तो सर्वाधिक उर्वरक मृदा जो है दोमट मृदा एवं जलोढ़ मिट्टी है। दोमट और जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? केल्सीकोल्स कहते हैं। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है पीट मृदा में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है।
श्वसन मूल मिलता है मैंग्रोव वनस्पतियों में। पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी हैं, क्रमशः औरोबैंकी तथा अमरबेल। कवक किसी भी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है, तो ये क्या उसका सहजीवन क्या कहलाता है? माइकोराइजा। कीटभक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं या नहीं? तो कीटभक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ यूट्रिकुलेरिया, नेफिंथिस, डायोनिया एवं ड्रोसेरा पौधे हैं। तो ये जो यूट्रिकुलेरिया है, नेफिंथिस है, डायोनिया एवं ड्रोसेरा है, ये कीटभक्षी पौधे हैं, कीटभक्षी प्रकार के पौधे हैं। आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है, लोरेंथस, ठीक है। पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल माना जाता है, तो सौविक विकिरण को पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख चालक बल माना जाता है, ठीक है। आहार जाल, फूड वेब्स की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आहार जाल के कारण स्थिरता में वृद्धि होती है। सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता प्राप्त होती है तथा कायम रहती है। यह स्वसाम्यावस्थित क्रियाविधि है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था एजी टेंसले ने। श्वसन की क्रिया है अपचायक, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होता है लाल व नीले रंग में। होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 तथा H2O का क्रमशः होता है अपचयन एवं ऑक्सीकरण। अपचयन होता है और ऑक्सीकरण होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 और H2O का। सभी उपभोक्ताओं में गुण पाया जाता है परपोषी गुण, सभी उपभोक्ताओं में, ठीक है। ये परपोषी होते हैं। द्वितीयक उत्पादक कहते हैं, तो परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्रेडेटर्स, ठीक है। कुछ जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, कहलाते हैं सर्वभक्षी। जो शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वभक्षी कहलाते हैं। प्रकृति का मेहतर स्क्वेंजर कहा जाता है, अपघटक एवं कवक को, ठीक है। जीवी एवं अजीवी घटकों में संबंध स्थापित करते हैं, तो जीवी और अजीवी घटकों के मध्य जो संबंध स्थापित करते हैं वो तो अपघटक होते हैं, अपघटक। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवी पदार्थ की मात्रा को संज्ञा प्रदान की जाती है, इसको खड़ी अवस्था की संज्ञा प्रदान की जाती है, स्टैंडिंग स्टेट। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक ही दिशा में। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है खाद्य जाल, ठीक है। उनका खाद्य जाल संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है, ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से गुजरता है, तो एक दिशा में होता है लेकिन ये कई पथों से गुजरता है खाद्य जाल में। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई ऊष्मा है। प्रकृति की क्रियात्मक इकाई पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने संज्ञा प्रदान की है, क्रमशः बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकोस्म की, ठीक है। बायोसिनोसिस और माइक्रोकोस्म की। पर्यावरण क्या है? चारों ओर का वातावरण जो कि हमें व अन्य जीवों को प्रभावित करता है, ठीक है। वह चारों ओर का वातावरण जिसमें हम रहते हैं और वो हमें प्रभावित करता है, वो पर्यावरण कहलाता है। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। पौधे तथा खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं, तो ऑक्सीजन, ठीक है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? तो इससे होता है वायु प्रदूषण। ये गैसें हैं जो वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? तो ये जल प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है। परऑक्सी एसेटिल नाइट्रेट PAN क्या है? ये एक वायु प्रदूषक है, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो जो वायुमंडल की ओजोन परत है वो हमारी रक्षा पराबैंगनी किरणों से करती है, अल्ट्रावायलेट रेंज से करती है।
वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन। और आकाश नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण ये नीला दिखाई पड़ता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? तो ग्रीन हाउस गैसेस के प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? तो यूकेलिप्टस सफेदा के वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती, तो जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है पृथ्वी का, और इसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तो 33%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भूमि पर वन होना अनिवार्य है। ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस एक पर्यावरण योजना है। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों की सुरक्षा। ठीक है, चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा था। ठीक है, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1980 ईस्वी में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो फोटोकॉपी मशीन से ओजोन गैस उत्पादित होती है। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो ये पांडा को लिया गया है। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? KM मुंशी ने वन महोत्सव प्रारंभ किया था। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? तो विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष स्थित है स्विट्जरलैंड में। सबसे कम काल में उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? तो खजूर दोस्तों सबसे कम टाइम में उगाया जाने वाला फल वृक्ष है। ठीक है, सफोकेशन क्या है? तो ऑक्सीजन की कमी का जब जीवों पर प्रभाव होता है तो सफोकेशन होता है। जैसे किसी बंद कमरे में ज़्यादा देर तक रहने से सफोकेशन होने लगता है ना, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य भूमिका होती है जलवायु के परिवर्तन में। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन एवं कार्बन CFC का संयुक्त रूप है। भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? तो भूतल पर CFC का प्रयोग स्प्रेकन डिस्पेंसर, वातानुकूलनों, रेफ्रिजरेटर, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधनों में इसका प्रयोग होता है CFC का। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होता है? तो इससे ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। ठीक है, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे अगर ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे टेम्परेचर बढ़ जाता है पृथ्वी का, तो जो जमा हुआ पानी है बर्फ़ के रूप में, ग्लेशियर के रूप में, वो पिघलने लगता है। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो भारत में वृक्षों का आदमी सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है, जिन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया था। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण का रक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? रेड डाटा बुक का संबंध विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों के। रेड डाटा बुक में जो जिन जंतुओं की प्रजातियां नष्ट हो रही हैं या मतलब वो विलुप्त हो रही हैं या संकटग्रस्त हैं, उनको रेड डाटा बुक में रखा गया है। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? तो मैक्सिको सिटी विश्व का सबसे प्रदूषित नगर है। एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ स्थित है? तो USA में विस्कोसिन में स्थित है, विस्कोसिन में। ठीक है, CNG का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है ध्वनि प्रदूषण? अगर ध्वनि 65 डेसिबल से ऊपर है तो ध्वनि प्रदूषण। ठीक, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किया जाता है। ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के मुख्य कारण है अम्लीय वर्षा। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ है? तो जो मानव द्वारा निर्मित उपग्रह हैं कहाँ स्थापित होते हैं? ये बाह्य वायुमंडल में स्थापित होते हैं। कि देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये बंगलोर
कर्नाटक में स्थित है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? ये अहमदाबाद गुजरात में है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ है? भोपाल में। पर्यावरणीय कानून व नियम, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए नियम और कानून देखिए निम्न है। अब जल प्रदूषण संबंधी कानून है रिवर बोर्ड्स एक्ट, जो बना 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम आया 1974 में। जल उपकर प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम ये बना 1977 में। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। वायु प्रदूषण संबंधी कानून अब देखते हैं। तो इसमें फैक्ट्रीज एक्ट आया 1948 में। इनफ्लेमेबल्स सबस्ट्रांसेस एक्ट आया ये 1952 में। ठीक है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में बना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना। भूमि प्रदूषण संबंधी कानून देखते हैं। तो भूमि प्रदूषण संबंधी कानून में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में इससे संबंधित कानून भी बने। और इसमें है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अधिनियम 1951। एनएक्सटी इंसेक्टिसाइड्स एक्ट बना 1968 में। अर्बन लैंड सीलिंग एवं रेगुलेशन एक्ट आया 1976 में। वन एवं वन्यजीव संबंधी कानून, तो अब वनों और वन्यजीवों के लिए जो कानून बना वो है इसमें फॉरेस्ट्स कंजर्वेशन एक्ट 1960, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1995, जैव विविधता अधिनियम 2002। अब पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण समझौते और सम्मेलन। ठीक है। तो इसमें आते हैं समझौतों में स्टॉकहोम समझौता 1972, हेलसिंकी सम्मेलन 1974, लंदन सम्मेलन 1975, बर्डलैंड रिपोर्ट 1987, आधारित समझौता 1986, पृथ्वी सम्मेलन जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में, जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में हुआ, वेलेजियो घोषणा पत्र 2002 में आया, स्टॉकहोम सम्मेलन 2004 में हुआ, नई दिल्ली सम्मेलन 2008 में हुआ, रियो प्लस 20 सम्मेलन 2012, वार्सा सम्मेलन COP 19 ये हुआ 2013 में, लीमा सम्मेलन COP 20 ये 2014 में। ठीक है। अब जैव विविधता संबंधी सम्मेलन, तो इसमें देख लेते हैं जैव विविधता संबंधी सम्मेलन। विश्व विरासत संधि 1972 में हुई, रामसर समझौता 1975, जैव विविधता संधि 1992, कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000। ठीक है। नागोया प्रोटोकॉल 2010, COP 11 2012, COP 12 2014। ठीक है। अब वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं की बात कर लेते हैं। तो इसमें नाम आता है सबसे पहले हंगोल परियोजना 1970, कस्तूरी मृग परियोजना 1972, बाघ परियोजना 1973 में बनी, गिर सिंह परियोजना 1973 में बनी, घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में बनी, गैंडा परियोजना 1987, हाथी परियोजना 1992, लाल पांडा परियोजना 1996, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006, कछुआ संरक्षण परियोजना 2008। पर्यावरण दिवस, सप्ताह एवं वर्ष। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 12 मार्च, विश्व 22 मार्च। ठीक है। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है।
राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक चलता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वन महोत्सव जुलाई एवं फरवरी का प्रथम सप्ताह वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे पर्यावरण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।